कह रहे भैया बहनों, इससे पूरी कक्षा में हमने प्रश्नावली 16 का अध्ययन किया था। प्रश्नावली 16 में हमने शंकु, बेलन, घन, घनाभ आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 2 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 2 जो है आपके पास वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में समझ रखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो संख्या P/Q के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले, प्रश्नावली 2 पर चलने से पहले जो हमारे सबसे काम की चीज़ है प्रश्नावली 2 में, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देने वाले जो ग्रीक गणितज्ञ थे वो थे यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। यूक्लिड जो एक गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रमेय का प्रयोग किया, इस प्रमेय को दिया। क्या है ये प्रमेय का? कि यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो उसने कहा कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो a बराबर BQ प्लस R। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान, इस R का मान 0 हो सकता है, 0 से तो बड़ा और 0 के बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा। ठीक है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और b से छोटा। इस b से क्या होगा? हमेशा ये छोटा। ठीक है, ये जो प्रमेय का दी, इस प्रमेय का को देने वाले कौन थे? ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड। ये प्रमेय का हमें याद रखनी है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी इस प्रश्नावली में। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या है? 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा। इसको अपनी भाषा में बोले अपन तो जो अपन पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य का मतलब हो गया आपके पास a, तो भाज्य क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक। भाजक का मतलब हो गया b, भागफल का मतलब हो गया q, और शेषफल का मतलब हो गया r। क्लियर? और समझते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे यहाँ मैंने 17 में भाग दिया 5 का, तो गया ये, तो ये 17 तो हो गया अपने लिए क्या? भाज्य। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपने लिए a बराबर तो कितना आ गया? 17। b बराबर कितना आ गया? किसका भाग दिया हमने? भाज्य बराबर भाजक, किसका भाग दिया? 5 का। b बराबर 5, भागफल क्या आया? 3, और शेषफल क्या बचा? 2। क्लियर? तो ये हो गया a, ये b, ये q और ये r, सब धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? तो ये अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, जो किसने दी थी? ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने। जहाँ a और b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है, और r का मान क्या है? 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा। यहाँ q व r का मान 0 भी हो सकता है। इस q का मान और इस r का मान क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो q और r का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्लियर? ये थी अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इस प्रमेय का प्रयोग करने से पहले, इस प्रश्नावली 2.1 पर चलने से पहले, प्रश्नावली 2.1 पर चलने से पहले मैं प्रश्नावली 2.1 के उदाहरणों की बात करूंगा। ठीक है ना? तो प्रश्नावली 2.1 में आपको उदाहरण दिया है कि प्रमाणित कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के रूप में हो सकता है, और प्रयोग करना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब भी इस तरह का सवाल आता है, सबसे पहले हमको मानना है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये परमानेंट लाइन है, ये आपके प्रश्नावली 2.1 में हमेशा काम आने वाली लाइन है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर। अब ये b का मान डिपेंड करेगा उसने सवाल में पूछा क्या है। जैसे अभी उसने उदाहरण नंबर 1 में हमसे पूछा है कि 3Q प्लस 1, उसने पूछा है कि 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के रूप में होता है। तो यहाँ क्या आ रहा है? 3 आ रहा ना, यहाँ क्या आ रहा है? 3, इसलिए b का मान क्या लिया? 3। अगर वो कह देता 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, तो फिर b का मान क्या हो जाता है? यहाँ पे 4। वो कहता 5Q, तो b का मान 5 हो जाता। क्लियर? तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है? 3। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है? 3। अब a व b पर
विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। ए का मान हमारे पास है ही नहीं, ए ऐसा का सही। बी की जगह हम क्या रख देंगे? 3, क्योंकि बी का मान कितना है? 3, क्यू प्लस आर का मान भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आर जो है वो क्या होता है, यहाँ देखो क्या बताया था मैंने कि आर होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा, ठीक है ना। तो ये की चीज़ यहाँ लिखनी है, 0, ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये आर, ये चिन्ह, ये चिन्ह। यहाँ बी है, यहाँ बी की जगह 3 रख दिया क्योंकि बी का मान क्या है? क्लियर? फिर समझा देता हूँ। उसने कहा था कि कोई प्रमाणित कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिख दिया, तथा बी का मान 3 है। बी का मान 3 क्यों लिया? ये उसने सवाल में पूछा क्या है? 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अगर वो कहता 4q तो फिर बी का मान क्या लेता? 4। वही लाइन लिखनी, ए व बी पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए ऐसा कैसे? ए का मान है ही नहीं, बराबर बी का मान कितना था? 3, तो 3q प्लस आर। जहाँ ये 0 बड़ा है आर और यहाँ बी की जगह 3 आ गया, तथा क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। अब आर का मान क्या लेना है अपन को? देखो आर का मान 0 हो सकता है तो आर बराबर 0 लेना है। फिर आर का मान 0 से बड़ा हो सकता है, आर का मान 0 से बड़ा हो सकता है तो आर का मान 1 भी हो सकता है, आर का मान 2 भी हो सकता है, लेकिन आर का मान 3 नहीं हो सकता क्योंकि आर का मान 3 से क्या है? छोटा है। कहा ना उसने कि आर का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन 3 से छोटा है। तो आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो 3 से छोटा है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब सबसे पहले आर बराबर क्या लेंगे अपन? 0। जहाँ आर है वहाँ क्या रख देंगे? 0। आर बराबर 0 रखने पर ए ऐसा कैसे ही, बराबर ऐसा कैसे ही, 3 ऐसा कैसे ही, क्यू ऐसा कैसे ही, प्लस ऐसा कैसे ही, आर की जगह रख देंगे 0। 3q में 0 जोड़े बराबर 3q हो गई नंबर 1। आर का मान 0 लिया था, अब आर का मान लेंगे 1। तो आर बराबर 1 रखने पर ए ऐसा कैसे ही, बराबर ऐसा कैसे ही, 3 ऐसा कैसे ही, क्यू ऐसा कैसे ही, प्लस ऐसा कैसे ही। आर की जगह मान चेंज कर दिया, आर का मान रख दिया 1, ये आ गई 3q प्लस 1। समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर इसी तरह से आर का मान क्या लिया अपनों ने? 2 ले लिया। आर का मान 2 ले लिया, ए बराबर 3q प्लस आर की जगह क्या रख दिया अपनों ने? 2। क्लियर? तो 1, 2 व 3, तो 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अब ये ए क्या था? अपनों ने क्या माना था? ए को धनात्मक पूर्णांक। तो 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर एक बार सवाल पूरा समझा देता हूँ आपको वापस से कि उसने कहा था कि प्रमाणित कीजिए कि किसी भी 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है और प्रयोग करना है विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना। तो मैंने क्या माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b बराबर 3 क्यों लिया? उसका कारण मैंने आपको दिया है क्योंकि उसने पूछा सवाल में 3q ही है। ठीक है। ए व बी पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या है? विभाजन प्रमेय का है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए ऐसा कैसे? बी की जगह 3 क्यू प्लस आर। और हम जानते हैं कि आर का मान हमने बता रखा प्रमेय का में कि आर का मान 0 से बड़ा 0 से बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। तो बी का मान 3 था, तो 3 से छोटा होगा मतलब आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। तो मैंने आर का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। क्लियर? ये था आपका उदाहरण नंबर 1। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। सवाल वही है, उसने कहा प्रमाणित कीजिए कि कोई भी समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब उसने पहले हमसे 3q पूछा था, अब क्या पूछ रहा है वो? 2q। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है? 2q। इस चीज़ को ध्यान रखना। वही ये लाइन, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान 3 था तथा b का मान 2 है, क्योंकि उसने पूछा क्या है? 2q। क्लियर? ए व बी पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, सेम लाइन है, ए व बी पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी की जगह क्या रख दिया अपनों ने? 2, क्योंकि बी का मान है 2 2q प्लस आर।
अब जहाँ आर का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर लेकिन b से छोटा, अब यहाँ b का मान 3 था, यहाँ b का मान क्या है 2। क्लियर। तथा q क्या है पूर्णांक है, तो r का मान क्या लेना है 0 1, यहाँ के लिया था अपने 0 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ 0 1 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 से तो क्या है वो छोटा है। सबसे पहले वही r बराबर 0 रखा, r बराबर 0 रखा तो a बराबर 2q प्लस 0, a बराबर 2q नंबर 1। फिर r बराबर 1 रखा, a बराबर 2q प्लस 1। तो सम पूर्णांक तो 2q के रूप में होगा और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। कैसे, मान लिया मैंने इस q की जगह 1 रखा तो 2 एकम 2 कौन सी संख्या आई, सम संख्या आई कि नहीं आई। मान लिया मैंने q की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4 सम संख्या आई। मान लिया q की जगह 3 रखा, 3 दूनी 6 सम संख्या आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 2q प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ 2 इसकी जगह 1 रखा तो 2 एकम 2 प्लस 1 क्या आई, विषम संख्या है कि नहीं। ये 2 रखा तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी मान रखोगे तो विषम संख्या ही आएगी और इसमें मान रखोगे तो क्या आएगी, सम संख्या, ठीक है। ये था अपना उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, जिसकी सहायता से मैंने आपको विभाजन प्रमेय का समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको आपकी किताब का सवाल नंबर 3 कराऊंगा जो इसी तरह का है, ठीक है ना। फिर हम उदाहरण नंबर 3 करेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 1 2 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके पास अब इसके बाद सवाल नंबर 3 करा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप आपकी कॉपी में उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 के बाद उदाहरण नंबर 3 उतारेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 1 2 3 उतारेंगे। मैं सवाल नंबर 3 इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये 2 सवाल थे। अब अपन प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे, फिर उदाहरण नंबर 3 की तरफ आएंगे, फिर सवाल नंबर 1 और 2 करेंगे प्रश्नावली का, ठीक है। तो अपन चलते हैं किताब के सवाल नंबर 3 की तरफ। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल था अपने पास प्रश्नावली का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में उसने अपन से वही चीज़ पूछी थी जो अभी अपनों ने उदाहरण नंबर 1 में और उदाहरण नंबर 2 में किए कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वही माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 है। जैसे अभी अपनों ने b बराबर 6 है, जैसे अपनों ने b बराबर 3 लिया था, b बराबर 2 लिया था, अब b बराबर क्या लेंगे 6, क्योंकि उसने पूछा है किसके रूप में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ अपनी ए व बी में विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ए बराबर होता है bq प्लस r। ए तो ऐसा का ऐसा ही, बी की जगह अपन क्या रख देंगे 6q प्लस r। तो जो r का मान है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, लेकिन b से छोटा है। b मतलब 6 से छोटा है। अब r का मान क्या क्या ले सकते हैं अपन, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने r बराबर 0 लिया, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ 0 रखना है। a बराबर 6q प्लस r की जगह रख दिया 0, a बराबर 6q। फिर r का मान लिया 1, तो a बराबर 6q प्लस 1। फिर r बराबर लिया 2, तो a बराबर 6q प्लस 2। फिर r बराबर लिया 3, तो 6q प्लस 3। और फिर r बराबर लिया 4, तो a बराबर 6q प्लस 4। और r बराबर लिया 5, तो a बराबर 6q प्लस 5। तो समीकरण 2, ये समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम किसके रूप में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो था अपने विभाजन प्रमेय का के आधार पर प्रयोग। अब अपन चलते हैं जो इसने उदाहरण नंबर 3 अपन को दिया है। उदाहरण नंबर 3 और सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों एक जैसे हैं। सबसे पहले अपन उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 में उसने हमसे कहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m प्लस के 1 के रूप का होगा। यहाँ वर्ग पूछा है, इससे पहले वाले सवाल में हमें वर्ग नहीं दिया था, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, वर्ग पूछा है। तो ये सवाल अलग तरीके से होगा।
ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं, वही जो मैंने आपको कहा कि जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी हमको ये मानना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें सवाल में जो लाना है, वो सवाल में हमको लाना है क्या, 3m प्लस 1। हम इसी चीज़ को यहाँ पर लेंगे, लेकिन हम यहाँ m ना लेकर हम यहाँ क्या लेंगे, q। अगर m दिया है, m पूछ रहा है तो लेना है q, और q पूछ रहा है तो लेना है m। जैसे यहाँ पूछ रहा है हमसे 3m प्लस 1, तो हम क्या लेंगे, 3q प्लस 1। क्लियर। जैसे वो कहता है 4m प्लस 1, तो हम क्या लेते, 4q प्लस 1। मान लो वो कहता 3q प्लस 1, तो फिर हमें क्या लेना था, 3m प्लस 1, उल्टा लेना है। q पूछे तो m लेना है, m पूछे तो q लेना है। तो हमें लाना था m और q। तब ने माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यह धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में, जो उसने दिया था 3m प्लस 1, हम क्या लिखेंगे, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। क्लियर। अब सबसे पहले a बराबर लेंगे अपन 3q, यहाँ a बराबर लेंगे 3q। अब हमसे सवाल में उसने कहा है वर्ग, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर a का भी वर्ग कर दिया, यहाँ पर 3q का भी वर्ग कर दिया। यहाँ आ गया a स्क्वायर, 3 का हो गया 9 और q का q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 3 तिया 9q स्क्वायर। क्लियर। अब हमें लाना क्या है सवाल में m लाना है और 3 लाना है। तो ये 3 लाना है, इस 3 को आगे रहने देंगे। अब बचा ये, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। m बराबर माना, m बराबर 3q स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है। तो a स्क्वायर ऐसा का सही, 3 ऐसा का सही, q स्क्वायर की जगह अपनों ने क्या रख दिया यहाँ पर, m। a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m। जो अपन को सवाल था, उस सवाल में सबसे पहले लाना था 3m, ये आ गया 3m। क्लियर। दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, 3q प्लस 1। जैसे पहले a बराबर लिया था 3q, अब क्या लेंगे, a बराबर 3q प्लस 1। यदि a बराबर 3q प्लस 1 है, दोनों पक्षों का वर्ग, अगर वर्ग कहे तो वर्ग करना है, घन कहे तो घन करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर तो आ गया a का स्क्वायर, इधर आ गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर ऐसा कैसे ही, यहाँ सूत्र बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर ऐसा कैसे, 3 का क्या हो गया, 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1। अब हमें जो सवाल है, हमें उसमें 1 चाहिए, तो 1 को हमें छेड़ना ही नहीं, इस 1 को मैंने पीछे पटक दिया। आगे हमें लाना है 3, तो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इन दोनों में से एक तो आ रहा 3 और एक आ रहा q। ठीक है। यहाँ जो 3q प्लस 2, इस पूरे को हमने मान लिया m, इसको हमने मान लिया m। तो यहाँ क्या हो जाए 3, इसकी जगह लिख दिया m प्लस 1 आ गया। हमें लाना था 3m, पूछा था उसने, 3m आ गया। उसने पूछा था 3m प्लस 1 आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पूर्णांक a क्या था, एक धनात्मक पूर्णांक था। a का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह था आपका उदाहरण नंबर 3। अब प्रश्नावली का सवाल नंबर 4 जो इसी तरह का है, जो जिसमें उसने हमसे कहा है कि प्रमाणित कीजिए कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। अब हमें लाना है 8q प्लस 1। जैसे यहाँ लाना था ना हमें 3m प्लस 1, यहाँ हमें लाना है 8q प्लस 1। वो की वही लाइन, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में। अब हमें यहाँ q लाना है ना, तो मैंने यहाँ क्या लिया, m। यहाँ q लाना है तो यहाँ m लिया। क्लियर। यहाँ q लाना है तो यहाँ m लिया, अगर यहाँ m लाना रहता तो यहाँ q लेता। ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर 8 दे तो 4 लेना है, 9 दे तो 3 लेना है। क्लियर। 8 दे तो 4, 9 दे तो 3। चलते हैं। सबसे पहले मुझे लाना था 8q प्लस 1, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, 4m, फिर 4m प्लस 1, फिर आगे भी ले सकते अपन 4m प्लस 2। तो यह धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में, 4m प्लस 1 के रूप का होगा। क्लियर। सबसे पहले वही a बराबर 4m लेना है,
a बराबर 4m, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर तो आ गया a का स्क्वायर बराबर इधर क्या आया 4m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर। अब आपको जो सवाल दिया है उसमें आपको 8 लाना है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया 8 लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 कोष्टक 2m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसको हमने जैसे वहाँ m माना था इसको हमने यहाँ क्या मान लिया q मान लिया, a स्क्वायर बराबर 8q हो गया। ये था a बराबर 4m, अब a बराबर क्या लेंगे 4m प्लस 1, a बराबर 4m प्लस 1 वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर तो आ गया a का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का 16m स्क्वायर 4 दूनी 8m प्लस 1। अब आपको जो सवाल दिया है उसमें 1 लाना है तो 1 को छेड़ना ही नहीं, ठीक है। आगे लाना है 8, तो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया 8 कॉमन ले लिया, और m भी कॉमन आ रहा तो m भी कॉमन ले लिया, क्लियर। अब हमें जो लाना है उसमें क्या नहीं लाना है, एक तो 8 लाना है ना, 1 भी लाना है लेकिन ये नहीं लाना है, ये अपन को लाना ही नहीं है। जब ये नहीं लाना है तो इसकी जगह अपन क्या मान लेंगे q बराबर m कोष्टक 2m प्लस 1, क्लियर। तो a स्क्वायर बराबर 8, इसकी जगह जाएगा q प्लस 1। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक की पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये थे अपने 3 उदाहरण थे, और प्रश्नावली के अपनों ने 2 सवाल भी कर लिए, ठीक है। अब अपन अगली कक्षा में अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आप इन सवालों को करके देखिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। इन सवालों को आप एक बार समझिए, फिर अपनी रफ कॉपी में इनको कीजिए बिना देखे, और फिर इनको अपनी गृहकार्य की कॉपी में उतारिए। तो इन सवालों को आप घर पर करके देखिए, समझिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।